छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो सीरीज चल रहा है उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कलचुरी वंश को समाप्त करके आज हम लोग पढ़ेंगे कवर्धा के फणिनाग वंश और कांकेर का सोमवंश। तो पहले हम बात करेंगे किसका, कवर्धा के फणिनाग वंश का। कवर्धा के फणिनाग वंश के बारे में, तो कवर्धा के फणिनाग वंश के संस्थापक माने जाते हैं अहिराज। कवर्धा के फणिनाग वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, अहिराज को माना जाता है। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि कवर्धा के फणिनाग वंश के संस्थापक कौन है, तो कवर्धा के फणिनाग वंश के संस्थापक है अहिराज। क्लियर है। इस कवर्धा के फणिनाग वंश में प्रसिद्ध राजा हुआ गोपाल देव। प्रसिद्ध राजा कौन हुआ, गोपाल देव। और इसी गोपाल देव के समय, है ना, प्रसिद्ध राजा कौन हुआ, गोपाल देव। और इसी गोपाल देव के समय 1089 है ना, 1089 ईस्वी, या इसी को क्या बोलेंगे 11वीं शताब्दी में जो है कवर्धा में जो है भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। भोरमदेव मंदिर, ठीक है। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस राजा के समय हुआ है, तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण जो है वो राजा गोपाल देव के समय 1089 ईस्वी में हुआ है। कब, 11वीं शताब्दी में। क्लियर है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि भोरमदेव मंदिर जो है कवर्धा के कहाँ स्थापित हुआ है, तो कवर्धा के चौरा गांव। कहां पर, चौरा गांव में जो है ये भोरमदेव मंदिर जो है वो स्थापित हुआ है। अब ये जो भोरमदेव मंदिर है ये मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है वहां पर बने हुए मंदिरों से प्रभावित है। जैसे मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो मंदिर बने हैं वैसे ही मंदिर ये भोरमदेव का बना हुआ है। इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो। क्लियर है। तो अच्छे से याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भोरमदेव मंदिर को ही छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, क्योंकि ये जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो से क्या है, प्रेरित है। ये जो भोरमदेव मंदिर है ये नागर शैली में बना है। किस शैली में बना है, नागर शैली में बना है। और इसी नागर शैली को भी चंदेल शैली भी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में नागर शैली रहा तो वो भी सही है और चंदेल शैली रहा तो वो भी सही है कि भोरमदेव जो है वो किस भोरमदेव मंदिर जो है किस शैली में बना है, तो नागर शैली या चंदेल शैली में बना है। क्लियर है। तो इस कवर्धा के फणिनाग वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ गोपाल देव, जिसके शासनकाल में 1089 यानी कि 11वीं शताब्दी में कवर्धा के चौरा गांव में जो है भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। ये भोरमदेव मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो से प्रेरित है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। और ये जो मंदिर है नागर शैली या चंदेल शैली में बना है। ये भोरमदेव एक्चुअली में वहाँ आदिवासी देवता है। भोरमदेव क्या है, आदिवासी देवता है। आदिवासी देवता को क्या कहा जाता है, भोरमदेव कहा जाता है। क्लियर है। अब ये जो राजा गोपाल देव है ये कलचुरी राजा पृथ्वीदेव प्रथम का समकालीन था। पृथ्वीदेव प्रथम का क्या था, समकालीन था। पृथ्वीदेव प्रथम का समकालीन। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राजा गोपाल देव जो कि कवर्धा के फणिनाग वंश के भोरमदेव मंदिर के निर्माण करते हैं वो किस कलचुरी राजा के समकालीन थे, तो पृथ्वीदेव प्रथम के क्या थे, समकालीन थे। क्लियर है। तो इस तरह ये राजा गोपाल देव के शासनकाल में भोरमदेव मंदिर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्लियर है। इसी वंश का राजा था रामचंद्र देव। इसी वंश का राजा कौन था, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, इस रामचंद्र देव के समय जो है छेरका महल और मड़वा महल का निर्माण हुआ था 1349 ईस्वी, यानी कि कौन सी शताब्दी, 14वीं शताब्दी, है ना, 14वीं शताब्दी 1349 ईस्वी 14वीं शताब्दी में वही कवर्धा में ही मड़वा महल और छेरकी महल इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ। ठीक है। मड़वा महल और छेरकी महल का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। मड़वा महल जो है वो विवाह का प्रतीक माना जाता है। मड़वा महल को क्या माना जाता है, विवाह का प्रतीक माना जाता है। और इसको दुल्हा देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुल्हा देव भी कहा जाता है। इसी मड़वा महल में कलचुरी राजकुमारी, कलचुरी वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था अंबिका देवी। उनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो मड़वा महल में किस कलचुरी राजकुमारी का विवाह हुआ था, तो अंबिका देवी का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और इसी मड़वा महल का डिजाइन जिसने मड़वा महल का डिजाइन तैयार किया था उसका नाम था धर्मराज सिंह। क्या नाम था,
धर्मराज सिंह। तो मड़वा महल का डिजाइनर कौन था बोलेगा तो धर्मराज सिंह। और इस मड़वा महल का जो गेट है उसको हाथी गेट कहा जाता है। मड़वा महल का जो गेट है उसको क्या कहा जाता है, हाथी गेट कहा जाता है। तो इतना याद रखना है किसके बारे में, कलिंग वंश के राजा रामचंद्र के बारे में। रामचंद्र देव के समय 1349 14वीं शताब्दी में जो है कवर्धा में मड़वा महल और शेरका महल का निर्माण हुआ था। मड़वा महल जो है वो विवाह का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसको दूल्हा देव भी कहा जाता है। और मड़वा महल में कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी ने अपना विवाह किया था। और इस मड़वा महल का डिजाइन तैयार करने वाले थे धर्मराज सिंह। और इस मड़वा महल का जो गेट है उसको हाथी गेट कहा जाता है। इस कवर्धा के फणिनाथ वंश में राजा हुआ मुनिंग देव। क्या राजा हुआ, मुनिंग देव। मुनिंग देव, इसी को बुनिंग देव भी कहा जाता है। इसी राजा को क्या कहा जाता है, बुनिंग देव भी कहा जाता है। और इसे रायपुर कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र देव, रायपुर कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र देव ने पराजित कर दिया, जिसके कारण ये जो कवर्धा का फणिनाथ वंश है वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस तरह से ये बुनिंग देव या बुनिंग देव जो है ये इस कवर्धा के फणिनाथ वंश का क्या हुआ, अंतिम शासक हुआ। ठीक है, तो इस तरह कवर्धा के फणिनाथ वंश को कलचुरी वंश ने पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कांकेर का सोमवंश। कांकेर का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश। और इस कांकेर के सोमवंश के संस्थापक माने जाते हैं सिंहराज। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, सिंहराज। ठीक है, तो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है बोलेगा तो सिंहराज। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। कवर्धा के फणिनाथ वंश के संस्थापक कौन है, अहिराज। और कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है, सिंहराज। क्लियर है। इस कांकेर के सोमवंश का जो संस्थापक है सिंहराज, इसके बाद राजा हुआ व्याघ्रराज। इसके बाद राजा कौन हुआ, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज, ठीक है। और व्याघ्रराज के बाद राजा हुआ गोपदेव। व्याघ्रराज के बाद राजा कौन हुआ, गोपदेव। और गोपदेव के बाद राजा हुआ कृष्ण। गोपदेव के बाद राजा कौन हुआ, कृष्ण। और कृष्ण के बाद राजा हुआ जयद्रथ। कृष्ण के बाद राजा कौन हुआ, जयद्रथ। ठीक है, तो जयद्रथ और जयद्रथ के बाद राजा हुआ सोमचंद्र। सोमचंद्र और सोमचंद्र के बाद राजा हुआ भानुगुप्त। सोमचंद्र के बाद राजा कौन हुआ, भानुगुप्त। क्लियर है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन है, सिंहराज। सिंहराज के बाद राजा कौन हुआ, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बाद गोपदेव। गोपदेव के बाद कृष्ण। कृष्ण के बाद जयद्रथ। जयद्रथ के बाद सोमचंद्र। और सोमचंद्र के बाद राजा कौन हुआ, भानुगुप्त। ये जो वंशावली है ये हमको प्राप्त हुआ है भानुगुप्त के कांकेर अभिलेख से। भानुगुप्त के कांकेर अभिलेख से। इसी राजा भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख मिला है, कांकेर अभिलेख मिला है, जिसमें 1320 ईस्वी अंकित है। कौन सा ईस्वी अंकित है, 1320 ईस्वी अंकित है। साथ में इसी कांकेर अभिलेख में जो भानुगुप्त का है उसमें कांकेर वंश का ये वंशावली दिया हुआ है। क्लियर है। इसी कांकेर के सोमवंश का एक और राजा था जिसका नाम था पंपराज। क्या नाम था, पंपराज। और इस पंपराज का तहलका पार अभिलेख मिला है। तहलका पार अभिलेख मिला है। और इस तहलका पार अभिलेख में बताया गया है कि इस कांकेर के सोमवंश का राजा गोपदेव के बाद हुआ सोमराज। गोपदेव के बाद राजा कौन हुआ, सोमराज। गोपदेव के बाद राजा हुआ सोमराज। और सोमराज के बाद राजा हुआ पंपराज। सोमराज के बाद राजा कौन हुआ, पंपराज। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि भानुगुप्त के कांकेर अभिलेख में बताया गया कि गोपदेव के बाद राजा कौन हुआ, कृष्ण। और वहीं पंपराज के तहलका पार अभिलेख में बताया गया कि गोपदेव के बाद राजा कौन हुआ, सोमराज। इसीलिए माना जाता है कि इस कांकेर के सोमवंश का विभाजन किसके समय हुआ, गोपदेव के समय जो है इस कांकेर के सोमवंश का क्या हुआ, विभाजन हुआ होगा। तभी किसी एक क्षेत्र पर गोपदेव के बाद राजा हुआ कृष्ण और एक क्षेत्र पर राजा हुआ कौन, सोमराज। ठीक है। साथ ही हमको इसी कांकेर के सोमवंश का राजा था कर्णराज। राजा कौन था, कर्णराज। राजा कर्णराज। और इस कर्णराज का सिहावा लेख मिला है। सिहावा लेख मिला है, जिसमें यह पता चलता है कि ये कर्णराज भी किसका बेटा था, गोपदेव का बेटा था। क्लियर है। और इस तरह ये जो
कांकेर का सोमवंश है, ये कांकेर क्षेत्र में राज करते थे और इन्होंने भी कलचुरी की अधीनता स्वीकार की थी और कलचुरी की अधीनता स्वीकार करने के कारण धीरे से युवक जो है पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। क्लियर है? तो हमने आज जो है कवर्धा के फणिनाग वंश और कांकेर के सोमवंश के बारे में जाना। इतिहास का क्रम छत्तीसगढ़ का इसी तरह से जारी रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्लास में हम जो है आगे बस्तर के इतिहास को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।